India Legal presents Courts Roundup. डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। कलकत्ता हाई कोर्ट ने टीएमसी के अभिषेक बनर्जी को उनकी दिल्ली के गॉडफादर वाली टिप्पणी के लिए लगाई फटकार, लेकिन उन्हें अंतरिम राहत दी। 31 जुलाई तक विभिन्न शर्तों के अधीन अंतरिम सुरक्षा दी गई। टीवीके पर वोट के लिए बच्चों के इस्तेमाल का आरोप, मद्रास हाई कोर्ट ने मुख्य चुनाव आयोग से मांगा जवाब। सीएम विजय ने जीत के बाद बच्चों को दिया धन्यवाद। सीजेआई सूर्यकांत ने कहा, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को वर्चुअल सुनवाई के लिए न्यायिक निर्देश देना उचित नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने वर्चुअल सुनवाई की याचिका खारिज की, कहा जिला अदालतों पर फैसला हाई कोर्ट का प्रशासनिक अधिकार है। नर्सिंग कॉलेज 30 किलोमीटर दूर, नियम पर सुप्रीम कोर्ट स्तब्ध। केयूई आईसीयू से मीलों दूर कॉलेजों को मान्यता देना अव्यवहारिक। आईसीयू वाले अस्पताल 1 किलोमीटर दायरे में होने चाहिए। देश भर में क्रिटिकल केयर ढांचा मजबूत करने के निर्देश जारी। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है कोर्ट्स राउंड अप में और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। अगले आधे घंटे हम सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और तमाम निचली अदालतों की खबरों को आपके सामने रखेंगे। तो शुरू करते हैं कोर्ट्स राउंड अप। India Legal presents Courts Roundup. स्वास्थ्य सेवा मानकों पर अहम हस्तक्षेप करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को भारतीय नर्सिंग परिषद के उस कथित नियम पर हैरानी जताई जिसमें नर्सिंग कॉलेजों को आईसीयू सुविधा वाले अस्पतालों से 30 किलोमीटर दूर स्थित होने की अनुमति है। कोर्ट ने पूछा कि ऐसी व्यवस्था में नर्सिंग छात्रों को व्यवहारिक प्रशिक्षण कैसे मिल पाएगा। न्यायमूर्ति एहसानुद्दीन अमानुल्लाह और न्यायमूर्ति आर महादेवन की पीठ को बताया गया कि नर्सिंग पाठ्यक्रम में छात्रों को आईसीयू में रोजाना व्यवहारिक प्रशिक्षण लेना अनिवार्य है। कोर्ट ने कहा कि जो संस्थान कामकाजी आईसीयू वाले अस्पतालों से मीलों दूर है, उन्हें मान्यता कैसे दी गई है, यह हैरान करने वाला है। कोर्ट ने कहा, हम स्तंभ हैं। पीठ ने कहा कि नर्सिंग छात्रों को असली मरीजों पर काम करना होता है, बिना वास्तविक अनुभव के उन्हें जिम्मेदारी नहीं दी जा सकती। जब बताया गया कि मौजूदा दिशा निर्देश संबद्ध अस्पताल को 30 किलोमीटर दायरे में रखने की अनुमति देते हैं, तो कोर्ट ने इसे पूरी तरह अव्यवहारिक बताया। न्यायमूर्ति अमानुल्लाह ने मौखिक टिप्पणी की कि छात्रों से रोजाना इतनी दूरी तय कराना अत्याचारी और कोर्ट की आत्मरात्ता को झकझोरने वाला है। उन्होंने पूछा, क्या छात्र रोज 40 से 50 किलोमीटर अस्पताल जाएंगे? यह व्यवस्था को धोखा देना है। आपने ऐसा प्रावधान कैसे रहने दिया? अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने कहा कि वह निर्देश लेंगी कि ऐसा प्रावधान है या नहीं और क्या सक्षम प्राधिकारी इस पर पुनर्विचार कर सकते हैं। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि आदर्श रूप से नर्सिंग कॉलेज और आईसीयू वाले अस्पताल से जुड़े होने चाहिए या ऐसे अस्पताल 1 किमी के दायरे में हो। कोर्ट ने भारतीय नर्सिंग परिषद को ऐसे 800 कॉलेजों की रिपोर्ट देने और आईसीयू अस्पतालों से उनकी दूरी बताने का निर्देश दिया। कोर्ट ने देश भर में क्रिटिकल केयर बुनियादी ढांचों को मजबूत करने और आईसीयू सुविधाओं को मानकीकृत करने के लिए कई निर्देश जारी किए। पीठ ने गाइडलाइंस फॉर ऑर्गेनाइजेशन एंड डिलीवरी ऑफ इंटेंसिव केयर सर्विसेज ढांचे को मंजूरी दी, जिसमें आईसीयू को लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 में बांटा गया। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 2 महीने में गैप असेसमेंट पूरा करने को कहा गया। राज्यों को लेवल 1 आईसीयू के न्यूनतम मानक लागू करने पर काम शुरू करने का निर्देश दिया, ताकि गंभीर मरीजों को समय पर स्थिर करने वाली देखभाल मिल सके। वित्तीय बाधाओं को देखते हुए कोर्ट ने सुझाव दिया कि राज्य सीएसआर फंड, एनजीओ समर्थन और सार्वजनिक दान से आईसीयू व एम्बुलेंस सुविधाएं अपग्रेड करें, लेकिन यह पैसा सिर्फ आईसीयू से जुड़े ढांचे पर खर्च हो। कोर्ट ने केंद्र से अस्पतालों की मैपिंग और आईसीयू उपलब्धता बताने वाली जीपीएस आधारित राष्ट्रीय प्रणाली बनाने को कहा। टेली आईसीयू और अस्पतालों को जोड़ने वाले डिजिटल संचार ग्रिड का भी समर्थन किया। कोर्ट ने कहा कि बढ़ती आबादी से स्वास्थ्य ढांचा दबाव में है
और क्रिटिकल केयर तक पहुंच जीवन के मौलिक अधिकार से सीधे जुड़ी है। मामले की अगली सुनवाई अगस्त में होगी, जब कोर्ट द्वारा नियुक्त समिति अपनी अंतिम सिफारिश देगी। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में टिप्पणी की कि बैंक बड़ी कंपनियों को करोड़ रुपए का कर्ज देने में बेहद लापरवाह हो गई है, लेकिन आम लोगों को छोटे कर्ज देने में इतनी सख्ती बरतते हैं कि कई बार यह सीमा पार उत्पीड़न जैसा लगता है। यह टिप्पणी न्यायमूर्ति एहसानुद्दीन अमानुल्लाह और न्यायमूर्ति आर महादेवन की पीठ ने भास्कर इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड के मामले में की। कंपनी को स्टेट ऑफ बैंक इंडिया ने 8 करोड़ 9 लाख रुपए का कर्ज किया, सही पुनर्भुगतान क्षमता का आकलन किए दे दिया। कंपनी पहली किश्त भी नहीं चुका पाई थी और 6 साल तक डिफॉल्ट करती रही। इसके बाद एसबीआई ने उसकी संपत्तियों पर कब्जा लेने की कार्रवाई शुरू की। पीठ ने कहा कि एसबीआई स्पष्ट रूप से पुनर्भुगतान क्षमता का आकलन करने में लापरवाह रहा, लेकिन कंपनी की याचिका खारिज कर दी गई। कोर्ट ने कहा, हमें पता चल रहा है कि बैंक एसबीआई सहित बड़ी कंपनियों को भारी कर्ज देने में लापरवाह है। वहीं आम लोग जब निजी जरूरत के लिए छोटा कर्ज मांगते हैं तो उनसे कड़ी शर्तें और थकाऊ प्रक्रिया अपनाई जाती हैं, जो कई मामलों में उत्पीड़न के करीब है। संक्षेप में 2019 में कर्ज मिलने के बाद पहली किश्त डिफॉल्ट हुई और खाता एनपीए घोषित हो गया। 2024 में जिला मजिस्ट्रेट ने एसबीआई के पक्ष में संपत्ति कब्जे का आदेश दिया। हाईकोर्ट ने जनवरी 2025 में से कानून के अनुसार लागू करने को कहा। इसके खिलाफ कंपनी सुप्रीम कोर्ट पहुंची। कंपनी के वरिष्ठ वकील नचिकेता जोशी ने कहा कि एनपीए घोषित करना मनमाना है, क्योंकि उन्होंने पूरी मूल राशि लौटाने का प्रस्ताव दिया था। एसबीआई की ओर से एएसजी अर्चना पाठक दवे ने कहा कि कंपनी का आचरण भरोसेमंद नहीं है और वह डीआरटी भी गई है। कोर्ट ने कहा, 6 साल बाद मूल राशि देने का प्रावधान प्रस्ताव बहुत देर से है। एसबीआई का आचरण भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। बैंक ने ऐसी कंपनी को कर्ज दिया जो चुकाने में सक्षम नहीं थी। यह साफ संकेत है कि एसबीआई अधिकारियों ने उधारकर्ता क्षमता का सही आकलन नहीं किया। पीठ ने एसएलपी खारिज कर दी, लेकिन अंतिम राहत के तौर पर 2 हफ्ते तक संपत्तियों पर यथास्थिति रखी, ताकि कंपनी डीआरटी से अंतरिम राहत मांग सके। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि उसकी टिप्पणी को कर्ज नियमों में ढील देने के सुझाव के रूप में ना समझा जाए। यह आरबीआई और बैंकों पर है, लेकिन आम लोगों के लिए प्रक्रिया आसान और निष्पक्ष बनाई जा सकती है। कोर्ट ने कहा कि रियायतों की नीति ऐसी हो कि सामाजिक आर्थिक स्तर पर सबसे निचले व्यक्ति को अधिकतम लाभ मिले। एएसजी दवे ने कहा कि वे ये सुझाव एसबीआई तक पहुंचाएं। सुप्रीम कोर्ट ने परविंदर सिंह बनाम प्रवर्तन निदेशालय मामले में सुनवाई की। दरअसल ईडी ने परविंदर सिंह के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग कानून 2002 पीएमएलए के तहत शिकायत दर्ज की थी। आरोप थे मनी लॉन्ड्रिंग, अपराध से मिली रकम का लेन देन और वित्तीय गड़बड़ियां। आरोपी स्पेशल कोर्ट के अधिकार क्षेत्र से बाहर रहता था। इसके बावजूद स्पेशल कोर्ट ने ईडी की शिकायत पर संज्ञान लिया और समन जारी कर दिया। कोर्ट ने बीएनएसएस 2023 की धारा 223 के तहत अनिवार्य प्रक्रिया का पालन नहीं किया। आरोपी ने इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। सुप्रीम कोर्ट के सामने सवाल, क्या कोर्ट अपने क्षेत्र से बाहर रहने वाले आरोपी के खिलाफ धारा 223 के प्रक्रिया के बिना संज्ञान ले सकती है? क्या प्रक्रिया न अपनाने से संज्ञान का आदेश अवैध हो जाता है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि धारा 223 का प्रावधान अनिवार्य है। बाहर रहने वाले आरोपी को बुलाने से पहले जरूरी जांच प्रक्रिया करनी होगी। इसका पालन न करना मामूली गलती नहीं है। ऐसा संज्ञान शुरू से ही अवैध यानी वाइड अब इनिशियो है और कार्रवाई रद्द हो सकती है। कोर्ट ने टिप्पणी की कि बीएनएसएस की प्रतीकात्मक सुरक्षा लोगों को बेवजह परेशान करने से बचाने के लिए है। आपराधिक कानून का इस्तेमाल हल्के में नहीं हो सकता। मजिस्ट्रेट और स्पेशल कोर्ट को समन से पहले सोच विचार करना चाहिए। सुविधा के लिए अनिवार्य सुरक्षा उपाय नहीं छोड़े जा सकते। मामले की अगली सुनवाई जानकारी देंगी इंडिया लीगल रिसर्चर वैदई पांडे। वैदई, क्या जानकारी आपके पास? जी नमस्कार सभी को। आज हम बात कर रहे हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के एक इम्पोर्टेंट क्रिमिनल लॉ मैटर की, परविंदर सिंह वर्सेस डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट। इस केस में ईडी यानी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने एलिगेशंस लगाए थे अंडर द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002, जो है पीएमएलए यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। एक्यूजेशन मनी लॉन्ड्रिंग और प्रोसीड्स ऑफ क्राइम से रिलेटेड थे, लेकिन मेजर लीगल इशू तब अराइज हुआ जब स्पेशल कोर्ट ने एक अक्यूज के अगेंस्ट डायरेक्ट मैंडेटरी प्रोसीजरल सेफगार्ड फॉलो किए। सुप्रीम कोर्ट ने बीएनएस के सेक्शन 223 क्लॉज 1 प्रोविजो को इम्प्रेट करते हुए ऑब्जर्व किया कि ये सेफगार्ड सिर्फ एक टेक्निकल फॉर्मेलिटी नहीं बल्कि फेयर ट्रायल ड्यू प्रोसेस को एसेंशियल प्रोटेक्शन है।
कोर्ट ने क्लियर कहा कि अगर प्रॉपर इंक्वायरी और मैंडेटरी प्रोसीजर फॉलो किए बिना कॉग्निजेंस लिया जाता है तो ऐसे ऑर्डर वॉइड ऑब इनिशियो माने जाते हैं, जिसका साफ मतलब होता है कि वह चीज शुरू से ही कानूनी तौर पर वैलिड नहीं है। आज बेंच ने स्पेशली एम्फसाइज किया कि क्रिमिनल लॉ को हरासमेंट के टूल नहीं बनाया जा सकता, पर्टिकुलरली जब अक्यूज जुरिसडिक्शन के बाहर हो। कोर्ट के ब्रॉडर मैसेज काफी सिग्निफिकेंट थे, जिसमें उन्होंने ये साफ कहा कि बिफोर समनिंग एनी अक्यूज्ड, कोर्ट को प्रॉपर जुडिशियल एप्लीकेशन को माइंड दिखाना होता है। प्रोसीजर सेफगार्ड को कन्वीनियंस से बाईपास नहीं किया जा सकता। ओवरऑल सुप्रीम कोर्ट ने अप्रोच क्लियर था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में फेयरनेस, ड्यू प्रोसेस और प्रोसीजरल अकाउंटेबिलिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं की जा सकती। धन्यवाद। ठीक है वैदई, आपका धन्यवाद जानकारी देने के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला देते हुए कहा कि कानून से मिला मुआवजे का अधिकार नागरिक अधिकारियों की लगाई अनुबद्ध शर्तों से खत्म नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जब कोई कानून व्यक्ति को मुआवजे का हक देता है तो सिर्फ उसे इसलिए छोड़ा हुआ नहीं माना जाएगा क्योंकि जमीन मालिक ने कोई दूसरी कानूनी लाभ लेने के लिए उसे छोड़ने की सहमति दी थी। जस्टिस जे.के. माहेश्वरी और जस्टिस अतुल एस. चंद्रकर की पीठ ने ब्रह्ममुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की अपील खारिज कर दी। बीएमसी ने बॉम्बे हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसमें जमीन मालिक को महाराष्ट्र क्षेत्रीय और नगर नियोजन अधिनियम के तहत कानूनी मुआवजा मांगने की अनुमति दी गई थी। हाईकोर्ट ने कहा था कि बगीचे के विकास के लिए जमीन अधिग्रहण या ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स के बदले मुआवजे का हिस्सा छोड़ने को मजबूर नहीं किया जा सकता है। कोर्ट ने कहा जब कानून और उसके तहत बने नियम साफ तय करते हैं कि मुआवजा किस तरीके से दिया जाएगा तो निगम के अधिकारियों के पास जमीन मालिक से बातचीत कर कोई नया तरीका निकालने का अधिकार नहीं है जो कानून के खिलाफ हो। अधिकारी कानूनी शर्तों से बाहर जाकर अनुबद्ध नहीं कर सकते। ऐसे किसी काम को कानून में सही नहीं ठहराया जा सकता, इसलिए इसमें कोर्ट का दखल जरूरी है। यह विवाद बीएमसी और विजयनगर अपार्टमेंट्स के बीच मुंबई के चैंबूर स्थित भक्ति पार्क की 98,000 वर्ग मीटर से ज्यादा जमीन को लेकर था। एमआरटीपी एक्ट के तहत अधिसूचित विकास योजना में यह जमीन बगीचे के लिए आरक्षित थी। एमआरटीपी एक्ट की धारा 126(1)(b) के तहत अगर जमीन मालिक आरक्षित जमीन मुफ्त में सौंपता है तो वह न सिर्फ उस जमीन के लिए बल्कि अपने खर्च पर विकसित सुविधा के लिए भी टीडीआर पाने का हकदार है। बगीचे को सुविधा की परिभाषा में शामिल किया गया है, इसलिए मालिक ने बगीचे के विकास के लिए अतिरिक्त टीडीआर मांगा, लेकिन बीएमसी ने 2001 से 2002 के लेटर ऑफ इंटेंट वचन पत्र और रखरखाव समझौते का हवाला देकर दावा खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया। याचिका में ईंधन खपत घटाने के लिए दिल्ली की सभी अदालतों में वर्चुअल सुनवाई की अनुमति देने का निर्देश मांगा गया था। जब एक वकील ने याचिका को तुरंत सूचीबद्ध करने का मौखिक अनुरोध किया तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत ने कहा कि यह मामला न्यायिक पक्ष पर लेने लायक नहीं है। सीजीआई ने बताया कि उन्होंने पहले ही हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस से वर्चुअल सुनवाई की अनुमति देने का अनुरोध किया है। सीजीआई ने कहा शायद न्यायिक पक्ष पर निर्देश जारी करना उचित ना हो। मैंने पहले ही चीफ जस्टिस से अनुरोध किया, ज्यादातर ने इसे लागू भी कर दिया है। यह बार और बेंच दोनों की तरफ से एक स्वैच्छिक पहल होनी चाहिए। वकील ने दिल्ली दी कि वह राष्ट्रीय हित में दिल्ली की सभी जिला अदालतों में वर्चुअल सुनवाई मांग कर रही है। इस पर सीजीआई ने कहा कि जिला अदालतें हाईकोर्ट के प्रशासनिक नियंत्रण में आती हैं और इस पर फैसला हाईकोर्ट को ही लेना चाहिए। सीजीआई ने कहा जिला अदालतें हाईकोर्ट के अधिकार क्षेत्र में आती हैं, हाईकोर्ट की प्रशासनिक नियंत्रण रखते हैं, उन्हें ही फैसला लेने दे। एक पत्र के जरिए मैंने उनसे जिला अदालतों के लिए भी अनुरोध किया है। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने हाल में केंद्र के ईंधन संरक्षण उपायों के तहत कई प्रशासनिक कदम उठाए थे। इनमें से कुछ श्रेणियों के मामलों के लिए अनिवार्य वर्चुअल सुनवाई शामिल थी। यह निर्देश सोमवार और शुक्रवार के विविध कार्य दिवसों और आंशिक कार्य दिवसों पर लागू था। बाद में बार के अनुरोध पर कोर्ट ने स्पष्ट किया कि वकीलों को वर्चुअल पेश होने के लिए प्रोत्साहित किया गया है, लेकिन अपरिहार्य कारणों से जो पेश नहीं हो सकते वे व्यक्तिगत रूप से आ सकते हैं। अमेरिका ईरान संघर्ष के बाद पश्चिम एशिया में पैदा हुए इस संकट को देखते हुए सरकार ने ईंधन संरक्षण के तरीके अपनाए हैं। कोलकाता हाईकोर्ट ने टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी को फटकार लगाई है, लेकिन अंतरिम राहत दी। अंतरिम सुरक्षा 31 जुलाई तक कई शर्तों के साथ दी गई है। कोलकाता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल पुलिस को टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी के खिलाफ 31 जुलाई तक कोई दंडात्मक कार्रवाई करने से रोक दिया है।
ये एफआईआर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ चुनावी रैली में की गई टिप्पणी को लेकर दर्ज की गई थी। न्यायमूर्ति सौगत भट्टाचार्य ने कहा कि अंतरिम सुरक्षा इस शर्त पर दी जा रही है कि बनर्जी पुलिस जांच में सहयोग करेंगे। इस स्तर पर कोर्ट पुलिस को निर्देश देता है कि 31 जुलाई तक याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्यवाही न हो। वहीं कार्यवाही हालांकि याचिकाकर्ता को जांच में सहयोग करना होगा। अगर याचिकाकर्ता सहयोग नहीं करता तो राज्य पक्ष कोर्ट का रुख कर सकता है। कोर्ट ने आदेश दिया। पीठ ने जोड़ा कि बनर्जी कोर्ट की अनुमति के बिना विदेश नहीं जाएंगे। याचिकाकर्ता पुलिस नोटिस का पालन करेगा। नोटिस कम से कम 48 घंटे पहले जारी किए जाएंगे। कोर्ट ने कहा यह अंतरिम आदेश बनर्जी की याचिका पर आया, जिसमें उन्होंने हाल में संपन्न पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले रैलियों में की गई टिप्पणियों पर दर्ज आपराधिक मामलों को रद्द करने की मांग की थी। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि बनर्जी ने विपक्षी कार्यकर्ताओं को निशान बनाते हुए भड़काऊ भाषण दिए और भाजपा नेता अमित शाह को धमकी दी। बनर्जी ने 7 अप्रैल के रोड शो में कथित तौर पर कहा था, मैं देखूंगा कि 4 मई को उन्हें कौन बचाने आता है। मैं देखूंगा कि दिल्ली से कौन सा गॉडफादर उनकी मदद को आता है। सांसद होकर ऐसा बयान कैसे दिया जा सकता है? मैं दोहराता हूं, ये बयान गैर जरूरी थे। कोलकाता हाई कोर्ट ने कहा। वरिष्ठ अधिवक्ता कल्याण बंदोपाध्याय ने बनर्जी की ओर से पेश होकर कहा कि मामला दुर्भावनापूर्ण है। कोर्ट ने हालांकि बनर्जी की टिप्पणी की कड़ी आलोचना की। ये बयान क्यों दिए गए? चुनाव से ठीक पहले गैर जिम्मेदाराना बयान क्यों? इस राज्य का काला इतिहास है। चुनाव बाद हिंसा, क्या यह एक राजनीतिक दल के महासचिव के स्तर के अनुकूल है? कोर्ट ने पूछा। बंदोपाध्याय ने कहा कि यह सवाल कि क्या बयान से कोई हिंसा हुई? शिकायतकर्ता ने कोई घटना नहीं बताई। कोर्ट ने कहा बनर्जी को ऐसा विवादित बयान देना नहीं चाहिए था। सांसद होकर ऐसा बयान कैसे दिया? यह कोर्ट की आत्मरात्ता को झकझोरता है। लेकिन अलग नतीजे होते तो क्या होता? कोर्ट ने पूछा। शायद पूरी शांति रहती। बंदोपाध्याय ने जवाब दिया, राजनीतिक इतिहास ऐसा नहीं कहता। कोर्ट ने कहा राज्य सरकार की ओर से एएजी राजदीप मजूमदार ने अंतरिम सुरक्षा न देने की मांग की। उन्होंने कहा कि कानून में पहले से सुरक्षा है। शिकायतकर्ता के वकील बिलवदल भट्टाचार्य ने कहा कि बनर्जी की टिप्पणी के बाद हिंसा की घटनाएं हुई। मद्रास हाईकोर्ट ने एक जनहित याचिका पर चुनाव आयोग से जवाब मांगा। याचिका में आरोप है कि सत्तारूढ़ टीवीके पार्टी ने 2026 के तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में वोट मांगने के लिए बच्चों का इस्तेमाल किया। टीवीके के अध्यक्ष मौजूदा मुख्यमंत्री विजय हैं। जस्टिस जीआर स्वामीनाथन और जस्टिस वी लक्ष्मी नारायण की पीठ ने मौलिक रूप से पूछा कि क्या भ्रष्ट आचरण के लिए किसी राजनीतिक दल को अयोग्य ठहराया जा सकता है? उम्मीदवार को अयोग्य ठहराया जा सकता है, लेकिन क्या पार्टी को अयोग्य ठहराया जा सकता है? कोर्ट ने पूछा। याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि मामला पैसे के बदले वोट के आरोपों से जुड़ा है और टीवीके ने वोट पाने के लिए बच्चों का प्रभावी इस्तेमाल किया। वकील ने यह भी बताया कि चुनाव नतीजों के बाद संबोधन में टीवीके अध्यक्ष और वर्तमान मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने बच्चों को धन्यवाद दिया था। कोर्ट ने कहा कि मामला विचार करने लायक है और ईसीआई से निर्देश लेने को कहा। मामले की कुछ जांच जरूरी है, निर्देश लें। कोर्ट ने ईसीआई के वकील से कहा। यह याचिका अधिवक्ता बासुकी ने दायर की है। इसमें डीएमके और एआईएडीएमके जैसी पार्टियों पर भी कैश फॉर वोट जैसे समेत भ्रष्ट आचरण के आरोप लगाए हैं। एक वकील ने बताया कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 123 के तहत भ्रष्ट आचरण के आरोप आमतौर पर निर्वाचित उम्मीदवार के खिलाफ चुनाव याचिका से उठाए जाते हैं। उन्होंने सवाल किया कि क्या धारा 100 के तहत राजनीतिक दल को अयोग्य ठहराया जा सकता है? धारा 123 रिश्वत और अनुचित प्रभाव जैसे भ्रष्ट आचरण से जुड़ी है। धारा 100 में निर्वाचित उम्मीदवार का चुनाव रद्द करने के आधार दिए गए हैं। याचिका में आरोप है कि 2026 विधानसभा चुनाव में चुनावी रिश्वत, मतदाताओं पर अनुचित प्रभाव और चुनाव प्रचार के लिए नाबालिग बच्चों के शोषण से चुनाव प्रक्रिया की शुचिता गंभीर रूप से प्रभावित हुई। याचिकाकर्ता ने 21 अप्रैल को चेन्नई के YMCA ग्राउंड में हुई जनसभा का जिक्र किया, जहां विजय ने कथित तौर पर बच्चों से कहा कि वे वोट को लेकर अपने माता पिता पर भावनात्मक दबाव डालें। याचिका के अनुसार यह भाषण प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, डिजिटल और सोशल मीडिया पर फैला, जिससे बच्चों को चुनावी प्रभाव के साधन के तौर पर इस्तेमाल करने पर चिंता जताई गई। पटना हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि प्राकृतिक आपदा में फसल बर्बाद होने पर किसानों को सिर्फ प्रक्रियागत वजहों से मुआवजे से वंचित नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने कहा कि देश का पेट भरने वाले किसान को संकट में उसके हाल पर नहीं छोड़ा जा सकता। मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस संगम कुमार साहू और जस्टिस हरीश कुमार की खंडपीठ कर रही थी।
सुनवाई में बिहार कृषि विभाग के निदेशक, मुजफ्फरपुर के डीएम, जिला कृषि पदाधिकारी और साहिबगंज के बीडीओ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेश हुए। कोर्ट को बताया गया कि मुजफ्फरपुर डीएम ने फसल नुकसान का आकलन कर अंतरिम मुआवजे की रिपोर्ट दी थी, लेकिन कृषि विभाग ने रबी सीजन शुरू होने का हवाला देकर आगे कार्रवाई रोक दी। कृषि निदेशक ने बताया कि मुआवजा डीबीटी के जरिए दिया गया। आवेदन पोर्टल 2 दिसंबर 2025 तक खुला था। समय पर आवेदन करने वाले पात्र किसानों को भुगतान हो चुका है। जागरूकता पर विभाग ने कहा कि गांव स्तर पर कर्मचारियों और किसान सलाहकारों से प्रचार किया गया। 15 नवंबर 2025 को अखबारों में सार्वजनिक सूचना भी दी गई। हाईकोर्ट ने नोट किया कि विभाग ने अब 3 सदस्यीय समिति बनाई है। यह समिति प्रभावित पंचायतों में जाकर छूटे हुए किसानों की पहचान करेगी। समिति को मौके पर जांच कर 15 दिन में रिपोर्ट देने का निर्देश है। कोर्ट ने कहा कि जांच में पात्र पाए गए किसानों को तुरंत भुगतान किया जाए। प्रशासन को व्यापक जागरूकता अभियान चलाने को कहा गया ताकि प्रभावित किसान समिति के सामने आ सके। कोर्ट ने टिप्पणी की, पूरे देश का पेट भरने वाले किसान को तब अकेला नहीं छोड़ा जा सकता जब आपदा उसकी फसल तबाह कर दे। पीठ ने कहा कि नुकसान का आकलन होने के बावजूद राहत न देना किसानों के आजीविका के अधिकार का उल्लंघन है। कोई भी वास्तविक पात्र किसान केवल प्रक्रिया की अड़चन से मुआवजे से वंचित न रहे। अगली सुनवाई 24 जून 2026 को होगी। कोर्ट ने कृषि निदेशक को लंबित मामलों, फसल नुकसान और बांटे गए मुआवजे का विस्तृत हलफनामा दाखिल करने को कहा। आइए अब इंडिया लीगल वेब रिपोर्टर से समझे कि क्या माता पिता कानूनी रूप से बच्चे को बेदखल कर सकते हैं। पैतृक बनाम स्वर्ग अर्जित संपत्ति में बच्चों के क्या अधिकार हैं। क्या विरासत से इनकार किया जा सकता है। नाबालिग बच्चों के प्रति कानूनी कर्तव्य क्या है। क्या पेरेंट्स अपने बच्चे को लीगली डिसोन कर सकते हैं, और अगर कर भी दे तो क्या बच्चा प्रॉपर्टी और इनहेरिटेंस के राइट्स खो देता है। इंडियन लॉ इस इशू को काफी क्लियरली एड्रेस करता है। इंडिया में पेरेंट्स पब्लिक नोटिस या लोकल एंड नेशनल न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट देकर ये डिक्लेयर कर सकते हैं कि उनका अपना चाइल्ड से कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन सिर्फ डिसोन कर देने से लीगल राइट्स ऑटोमेटिकली खत्म नहीं होते। अगर बात इंसेस्टर प्रॉपर्टी की करें, यानी वो प्रॉपर्टी जो जनरेशन से पास ऑन हो रही है, तो हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 के सेक्शन 6 के अकॉर्डिंग बच्चे का बर्थ से ही कोपासनरी राइट क्रिएट हो जाता है। इसलिए पेरेंट्स जनरली एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से चाइल्ड को कंप्लीटली एक्सक्लूड नहीं कर सकते, लेकिन सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी के केस में पोजीशन अलग है। इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 के अंडर पेरेंट्स अपनी सेल्फ अर्न प्रॉपर्टी विल के थ्रू किसी को भी ट्रांसफर कर सकते हैं और चाइल्ड को इनहेरिटेंस से एक्सक्लूड भी कर सकते हैं। साथ ही सीआरपीसी सेक्शन 125 और हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 के सेक्शन 20 के तहत पेरेंट्स पर माइनर चिल्ड्रन की मेंटेनेंस और केयर प्रोवाइड करने का लीगल ऑब्लिगेशन होता है। डू फॉलो अस फॉर मोर लीगल अपडेट्स। तो फिलहाल कोर्ट्स राउंड में बस इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.